वेलकम स्टूडेंट। इजी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11 से 14 जुलाई का करंट अफेयर। 11 से 14 जुलाई के करंट अफेयर में हमारा पहला जो न्यूज़ है वह जगदलपुर के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा से है। आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष जगदलपुर में एक विश्व प्रसिद्ध दशहरा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में जो प्रथम विधान है वह है पाठ यात्रा। आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि प्रथम विधान क्या है। तो पाठ यात्रा, यह कार्यक्रम होगा 28 जुलाई को। 28 जुलाई को तो देखते हैं न्यूज में क्या है कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का जो प्रथम विधान है पाठ यात्रा वो 28 जुलाई अर्थात हरियाली अमावस्या के दिन। हमें यह पॉइंट याद रखना है। हरियाली अमावस्या के दिन जो हिंदी कैलेंडर है उसके हिसाब से दशहरा या भारत में त्योहार जो है फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो जो बस्तर दशहरा है वो हिंदी कैलेंडर के सावन अमावस्या, हरेली अमावस्या को ही क्या बोलते हैं हम, सावन अमावस्या। और ऐसा क्यों कहते हैं सावन अमावस्या को हरेली अमावस्या, किसी इसी दिन हम लोग हरेली पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व मनाते हैं? हरेली पर्व। तो हरेली पर्व प्रारंभ कब होता है? तो सावन अमावस्या को। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, सीजी का फर्स्ट फेस्टिवल है कौन सा? हरेली पर्व। तो हरेली पर्व से प्रारंभ होता है बस्तर दशहरा, जो कि इस वर्ष का पड़ रहा है 28 जुलाई को। इसमें प्रथम विधान क्या है? पाठ यात्रा। आप सभी को पता होगा कि बस्तर दशहरा में विभिन्न प्रकार के विधान किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है पाठ यात्रा, दूसरा होता है डेरी गड़ाई, तीसरा होता है काचिन गादी, ऐसे करके टोटल अंतिम में ओहाड़ी तक अर्थात कलश स्थापना, रथ प्रक्रिया, महाअष्टमी पूजा विधान, निशा यात्रा, मावली परघाव, भीतर रैनी, बाहर रैनी और मुड़िया दरबार, और अंतिम में जो है वो है ओहाड़ी। ओहाड़ी या गंगा मुड़ा यात्रा बोलते हैं इसी को। तो पाठ यात्रा से प्रारंभ होकर गंगा मुड़ा यात्रा अर्थात चतुर्दशी के दिन, कौन से दिन? चतुर्दशी के दिन खत्म होता है। क्या? तो बस्तर दशहरा। हम इसे विस्तृत डिटेल में देखेंगे जब छत्तीसगढ़ का चैप्टर पढ़ेंगे। आज हमें केवल यह याद होना चाहिए कि इसका प्रथम विधान क्या है? तो पाठ यात्रा। प्रारंभ कब से होता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार हरेली के दिन से। इसी हरेली के दिन से एक और इंपॉर्टेंट योजना चालू हुई थी जो थी गोधन न्याय योजना। जो छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, उसका भी प्रारंभ हरेली के दिन से हुआ था, जो 20 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुआ था। तो इस न्यूज को याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। जिसमें प्रथम विधान पाठ यात्रा इस साल 28 जुलाई से प्रारंभ होगा। सावन अमावस्या के दिन प्रारंभ होता है। सावन अमावस्या को ही छत्तीसगढ़ में हरेली का पर्व मनाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है। और हरेली के दिन से ही गोधन न्याय योजना का प्रारंभ हुआ था, जो 20 जुलाई 2020 को था। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला जो न्यूज है वह हमारा दंतेवाड़ा से है, परंतु छत्तीसगढ़ के लिए और आपके एग्जाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी को पता है कि मत्स्य पालन को हमने कृषि का दर्जा दिया है। मत्स्य पालन को किसका दर्जा दिया है? कृषि का दर्जा। छत्तीसगढ़ में 94% जल क्षेत्रों को 94% जल क्षेत्र को हमने कैसा किया है? तो मत्स्य पालन हेतु विकास कर लिया है, अर्थात मत्स्य पालन हेतु विकसित है। यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट डाटा है, मत्स्य पालन हेतु विकसित। अब इस न्यूज पे चलते हैं कि जब हमें और जल क्षेत्र को 100% करना है अर्थात मत्स्य पालन में हमें वृद्धि करनी है, तो हम एग्जॉटिक मांगुर तथा बिग हेड मछली पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? यह सवाल है। क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं? तो इसके पीछे कारण है क्योंकि एग्जॉटिक मछली का जो प्रवृत्ति है वह मांसाहारी है। एग्जॉटिक मांगुर जो है और बिग हेड मछली है, ये मांसाहारी प्रवृत्ति की है। तो न्यूज में क्या है देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के मछली पालन विभाग द्वारा एग्जॉटिक मांगुर और बिग हेड मछली के मत्स्य बीज उत्पादन अर्थात बीज उत्पादन में भी नहीं कर सकते, मत्स्य बीज संवर्धन बीजों को बढ़ा नहीं सकते, एवं पालन अर्थात पालन भी नहीं कर सकते। किसका? तो एग्जॉटिक मांगुर के बीजों का उत्पादन, संवर्धन और पालन नहीं कर सकते। उसी तरह बिग हेड मछली का भी उत्पादन, संवर्धन और पालन नहीं कर सकते। इसे निषेध घोषित किया जाता है या प्रतिषिद्ध घोषित किया जाता है। इसमें कोई भी मछुआ मत्स्य बीज का उत्पादन नहीं करेंगे या मत्स्य बीज का संवर्धन नहीं करेंगे। अभी जो लिखे, चाहे वह कोई भी जल स्रोत हो, या इंपॉर्टेंट है, जल स्रोत इंपॉर्टेंट है कि वह राज्य शासन का हो या व्यक्तिगत हो, अर्थात इसका बैन जो है
इस पे जो बैन लगा है वो आप पर्सनल रूप से भी अपना तालाब है या कुआं है उस पे नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट वाला है अर्थात गवर्नमेंट का जल क्षेत्र है या पर्सनल जल क्षेत्र है, आप उन दोनों पे एक्सोटिक मांगुर और बिग हेड मछली का पालन नहीं कर सकते। यदि पालन करते हैं तो वह यदि आप पालन करते हैं तो इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं। इस स्थिति में आपको छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 2015 के तहत 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। हम सभी को पता होगा ऐसा होता है कि या तो 1 साल का कारावास या तो 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों प्रावधान सजा के रूप में दिए जा सकते हैं। यह मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 2015 के तहत है, तो आप याद रखिएगा कि एक्सोटिक मांगुर और बिग हेड मछली का उत्पादन प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा जो अगला न्यूज है वह है मुख्यमंत्री से श्री वर्मा जी ने मुलाकात किया। ये क्या है श्री वर्मा जी? शिल्पकार। तो आप नाम याद रखिएगा कि शिल्पकार और जो भी अन्य व्यक्ति होते हैं उनसे एग्जाम में सवाल आते हैं कि यह व्यक्ति किससे संबंधित है। सवाल क्या आएगा हमारे एग्जाम में? किससे संबंधित है। या तो व्यक्ति का नाम दिया रहेगा या क्षेत्र का नाम दिया रहेगा, आपको उससे संबंध पहचानना रहता है। तो हमारे न्यूज में है कि भाटापारा बलौदाबाजार जिले के, यह व्यक्ति का नाम देके यह भी पूछ सकता है कि वह कौन से जिले का है, कौन से जिले से संबंधित है। तो बलौदाबाजार भाटापारा जिले से संबंधित है वह। तो मल्दे निवासी शिल्पकार श्री तारकेश्वर वर्मा, यह याद रखना है, नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो श्री तारकेश्वर वर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। तो वह तो ठीक है, मुलाकात की। तारकेश्वर वर्मा जी ने किया क्या है, किस पर शिल्पकारी है इनकी? तो काष्ठ शिल्पकारी, यहाँ पे लिखा है काष्ठ शिल्पकारी। ये क्या है? तो काष्ठ शिल्पकार, काष्ठ शिल्पकार। और काष्ठ शिल्पकार में क्या उकेरा गया है, अर्थात काष्ठ पे उन्होंने क्या उकेरा है? तो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति, छत्तीसगढ़ सरकार का मोनो, भारतीय संविधान की उद्देशिका और डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित राजगीत। यह याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति, छत्तीसगढ़ सरकार का मोनो, संविधान की उद्देशिका और वर्मा जी द्वारा रचित राजगीत भेंट किया है। तो काष्ठ शिल्पकार से संबंधित है हमारे श्री तारकेश्वर वर्मा जी। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। तो अगला जो न्यूज है वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वह न्यूज अभी हमने पढ़ा हरेली के। तो आप सभी को याद होना चाहिए क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हरेली कब है हमारा? 28 जुलाई को, इस वर्ष 2022 को हरेली। हरेली के दिन स्कूलों में गेड़ी डे प्रतियोगिता होगी। अब हरेली को हम लोग कैसे मनाएंगे? तो गेड़ी डे के रूप में। आप सभी को पता होगा गेड़ी बांस का या लकड़ी का बना हुआ रहता है जिसपे चलना रहता है, पैर को ऊपर उस पे गेड़ी पे चढ़कर, उसी की प्रतियोगिता होती है। तो हरेली के दिन स्कूलों पे, याद रखिएगा, बाहर तो होता ही है, हरेली के दिन गेड़ी प्रतियोगिता आम जन संस्कृति में होती है, परंतु अब स्कूलों में भी गेड़ी प्रतियोगिता होगी और बच्चे अपने घर से गेड़ी बनाकर लाएंगे। यह क्यों हो रहा है? तो इसके न्यूज में देख लेते हैं कि हम गेड़ी प्रतियोगिता क्यों आयोजित कर रहे हैं और इससे क्या फायदे हैं। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए हरेली त्योहार को इस साल स्कूलों में गेड़ी डे प्रतियोगिता के रूप में मनाया जाएगा। यह याद रखिएगा, हम 28 को जब करंट अफेयर का एनालिसिस करेंगे तब हम गेड़ी डे की प्रतियोगिता के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल देंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ। अभी याद रखिए कि यह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें क्या किया गया है? हरेली त्योहार को गेड़ी डे मनाया जाएगा। आप याद रखेंगे कि यह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, ना कि संस्कृति विभाग द्वारा। यह स्कूल शिक्षा विभाग आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे आपको फंसाएगा, क्योंकि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए त्योहारों का आयोजन किया जाता है परंतु इसका आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, क्योंकि गेड़ी डे हमें मनाना कहाँ है? तो स्कूल पे मनाना है। तो आइए अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला जो न्यूज है हमारा वो है टूरिज्म से। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ को एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि हमारी उपलब्धि कहाँ तक पहुंच गई है। तो रेलवे के द्वारा जो टूर पैकेज है, रेलवे टूर पैकेज प्रदान करता है, आपको पता होगा IRCTC जो होता है वो टूरिज्म पैकेज प्रदान करता है। IRCTC की टूरिज्म पैकेज में गिरौदपुरी, ये गिरौद है आप याद रखिएगा, और डोंगरगढ़ को भी शामिल किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि डोंगरगढ़ में तो रेलवे रूट है,
अर्थात डोंगरगढ़ पे रेलवे रूट है परंतु गिरौदपुरी पे रेलवे रूट नहीं, फिर भी गिरौदपुरी को शामिल किया गया है आईआरसीटीसी द्वारा। यह हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि है, तो आप इसे याद रखिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी देश विदेश में छत्तीसगढ़ में भ्रमण कराएगा। इसमें शिरडी, ज्योतिर्लिंग, कर्नाटक के मैसूर, गोवा, अन्य तो है ही। इसके साथ राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध दर्शन स्थल हैं, डेली लोकल टूर है। इसमें गिरौदपुरी और डोंगरगढ़ को भी अब शामिल किया गया है। यह याद रखिएगा क्या क्या शामिल है, तो राजिम, गिरौदपुरी, डोंगरगढ़, जतमई, घटारानी, यह सबको शामिल कर लिया गया है। तो यह छत्तीसगढ़ के टूरिज्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और आप नाम याद रखिएगा कि गिरौदपुरी और डोंगरगढ़। गिरौदपुरी है कहाँ, यह बलौदाबाजार जिले में है। इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। का लोकेशन क्या है गिरौदपुरी का, तो बलौदाबाजार। गिरौदपुरी किससे संबंधित है, तो सतनाम पंथ से संबंधित है। किससे संबंधित है, सतनाम पंथ। सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक थे वो बाबा गुरु घासीदास जी थे, जिनका एक फेमस कथन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मनखे मनखे एक समान, अर्थात सभी मनुष्य एक समान है। तो सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली गिरौदपुरी और तपोभूमि भी गिरौदपुरी है, तो इसलिए इसे टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और डोंगरगढ़ कौन से जिले पे है, तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले पे है। और यहाँ पे क्या है फेमस, बमलेश्वरी मंदिर, बमलेश्वरी माता का मंदिर है डोंगरगढ़ पे। तो अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज की ओर। जो हमारा अगला न्यूज है वो है नक्सलाइट से। नक्सलाइट अर्थात नक्सल प्रभावित क्षेत्र से। तो सरकार की विकास सुरक्षा नीतियों के चलते राज्य में सिमटी नक्सल गतिविधियां, अर्थात पहले से नक्सल गतिविधियां कम हो चुकी है छत्तीसगढ़ राज्य में, यह बता रहा है। परंतु याद रखिएगा अभी भी हम लोग किस में हैं, टॉप पे। सबसे ज्यादा नक्सल गतिविधियां हमारे यहाँ ही होती है छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं न्यूज में क्या है। तो बीते 3.5 सालों पे, 3.5 साल अर्थात यह कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, जब से कांग्रेस सरकार आई है यह कह रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी की तारीफ या आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जानकारी दे रहा हूं। तो बीते 3.5 सालों में नक्सल घटनाओं में बेहद कमी आई है। राज्य में नक्सली मुठभेड़ के मामले दहाई के अंकों तक सिमटे, अर्थात पहले सैकड़े पे थे, अर्थात 100 से भी ज्यादा थे, अब वह केवल दहाई के अंक पे सिमट गए हैं। यह किस वजह से हो रहा है कहना है, तो शासन के हितैषी कार्यों पे। इसमें हम देख लेते हैं कि 43 नए सुरक्षा कैंप लगाए गए हैं, थानों की स्थापना किया गया है। यह मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में नक्सलाइट से निबंध आ सकता है और भी नक्सली समस्याओं के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। इसका एक न्यूज़पेपर भी था, आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है कि देश भर में नक्सल घटनाओं में कितने % की कमी आई है, 77% की। छत्तीसगढ़ ही इनका कॉरिडोर हुआ करता था, जिससे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए बंगाल का इनका रास्ता था। आप सभी को पता है कि नक्सलाइट जो शब्द है वो नक्सलबाड़ी कलकत्ता से आया है, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे कभी। तो छत्तीसगढ़ ही इनका ठौर है। अब क्या है, बाकी जो राज्य हैं वो हमसे भी आगे हैं नक्सलाइट को खत्म करने में, अर्थात नक्सली गतिविधियों को कम करने में। तो यहाँ पे एक डाटा देख लेते हैं कि कहाँ कितनी नक्सल घटनाएं हैं। ये नक्सल घटनाएं का डाटा है। यह डाटा ऑथेंटिक है कि नहीं यह नहीं पता, परंतु यह न्यूज में है तो आप यह देख लें। लिखने मेंस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में 2019 में 263 थे, 2020 में 315 थे और 2021 में 255 हैं। कितने हो गए हैं, 255। यही कह रहे हैं कि फिर भी देख सकते हैं आप कंपेयर में कि आंध्र प्रदेश 18, बिहार 62, इन सब में हम ही ज्यादा हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ ही ज्यादा नक्सली घटनाएं झेल रहा है। अर्थात छत्तीसगढ़ अभी भी कैसा है, फर्स्ट पोजीशन पे। राज्य में कितनी मौतें हो रही इसका भी आंकड़ा दिया है, तो राज्य में मौतों का आंकड़ा भी दे रहे हैं। तो अभी 2021, 2020 और 2019 में 77, 2020 में 111 और 2021 में 101। अभी भी इन डाटाओं पे भी देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ही क्या है, टॉप पर है, 101 मृत्यु के साथ अभी टॉप पर है। तो अब यह जो नक्सली घटनाओं की डाटा है वह क्या हो गया है, दहाई अंकों पे आ गया है। वो दहाई अंकों पे जो आया है
वह यहाँ पे ये है कि राज्य में मुठभेड़ के मात्र 81 तथा वर्ष 2022 में अब तक 41। 2022 में कितना हो गया? 41 मामले हुए हैं। कितने मामले हुए? 41 मामले। या कितना परसेंट कम हो गया? तो 4 गुना कम हो गए। ठीक है, आप याद रखिएगा कि नक्सलाइटों का अब जो क्षेत्र है वह कम होता जा रहा है, परंतु फिर भी छत्तीसगढ़ अभी टॉप पर है। इसमें हमें बहुत सारी कदम उठाने की जरूरत है और विभिन्न कदमों के माध्यम से हम नक्सल प्रभावित इलाकों को कम करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे क्या हो, प्रशासन अच्छे से काम कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट, झारखंड क्या है, दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन है भाई? छत्तीसगढ़। आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। हमारा जो अगला न्यूज़ है वह कोरिया से है। हमारा अगला जो न्यूज़ है वह कहाँ से है? कोरिया जिले से। आप याद रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऐसे न्यूज़ पर किसी का ध्यान नहीं जाता, तो यह न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोरिया जिला प्रदेश और संभवतः देश का पहला जिला बन गया जिसने बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए पौधों को भी एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। अर्थात कोरिया जिला कर क्या आ रहा है? कोरिया जिले में जो कुपोषण है उसका आंकड़ा ज्यादा था, तो उसको कम करने के लिए उन लोग नई नई योजनाएं लाते हैं, तो उसके तहत नए नए नवाचार होते हैं, नए नए इन्वेंशन या नए नए टेक्निक लाते हैं। तो उन लोग पहले क्या करते थे? केवल बच्चों का ध्यान रखते थे, अर्थात बच्चों को कुपोषण से मुक्त करते थे। अब उनके साथ, इस बच्चों के साथ एक पेड़ ले लेंगे या पौधे ले लेंगे, इसका भी ख्याल रखेंगे। और इसका ख्याल नाम मात्र के लिए नहीं है, इसके साथ उसका रजिस्ट्री, डेट, तिथि, पानी, उसका जो भी इस पौधे का पोषक तत्व है वो सब जैसे इस बच्चों की देखभाल करते हैं उसी प्रकार इस पौधे की भी देखभाल करेंगे। तो आइए देखते हैं पौधों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं टूल रूप में। एक नवाचार है, तब कुपोषित बच्चों के सुपोषण कार्ड में ही जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनका एक कार्ड बनता है कि उन बच्चे की वजन क्या है, प्रति वृद्धि कितनी हुई, कि क्या प्रोटीन में कितनी मात्रा लगेगी, इसका आहार क्या रहेगा, इन सब का निर्धारण के लिए कार्ड होता है। उसी प्रकार उसके यहाँ लगाए गए मुनगे और पपीते पौधों का भी नाम दर्ज होगा। अर्थात जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसे उस बच्चे का नाम दिया जाएगा, जैसे इस बच्चे का नाम था ए, तो इस पौधे का भी नाम दे दिया जाएगा ए, और इन दोनों को आपस में सुपोषित किया जाएगा, अर्थात इन दोनों को का जो डाटा है वह लिखा जाएगा। तो देखते हैं यह हो क्या रहा है। जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। अंशिका के घर में पपीता और मुनगे का पौधा लगाया गया। अंशिका एक बालिका थी जिसके घर पे मुनगे और पपीते का पौधा लगाया गया। इन पौधों को परिवार के सदस्यों के नाम पर नामकरण कर दिया गया। किया क्या गया? जो पौधे हैं उन्हें बच्चों का ही नाम दे दिया गया, जैसे अंशिका था तो पपीता पेड़ का नाम क्या दे दिया गया? अंशिका दे दिया गया। और अब उसे क्या कर दिया गया? परिवार के सदस्य बना दिए गए और बच्चे के साथ क्या करेंगे? उनका देखभाल करेंगे। तो देखते हैं कि खास बात क्या है इसमें कि अंशिका के लिए बने सुपोषण कार्ड में इन पौधों का भी विवरण शामिल किया गया है। जो सुपोषण कार्ड है उस पे बच्चे का तो विवरण है ही, बच्चे का विवरण है, लेकिन उसके साथ पौधे का भी विवरण किया गया है। तो हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह अभियान था कि पौधों को टूल रूप में कहाँ उपयोग किया जा रहा है, तो जिला पूछेगा तो कोरिया। अब इस पे हमारे लिए यह डाटा है जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार है। यह 5 वर्तमान में आ चुका है, परंतु अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन 4 से ही आ रहे हैं। तो यह देख लेते हैं कि इसके अनुसार, अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 NFHS 4 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के, आप याद रखिएगा 5 वर्ष के जो नीचे बच्चे हैं उस पे प्रतिशत कितनी है कुपोषण की? तो 37.7%। यह बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे लिए कि 37.7% बच्चे कैसे हैं? तो कुपोषित हैं। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ होने के बाद कब चालू हुआ? यह 2 अक्टूबर 19 को, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2019 को चालू हुआ, यह गांधी जयंती के दिन। अभियान योजना शुरुआत करने के बाद राज्य में अब तक लगभग 1,72,000 बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं और कुपोषित बच्चों की संख्या में 39% की कमी आई है।
जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण ये दिख रहा है NFHS 5 के तहत अब घटकर कितनी रह गई 31.3%, जो कि राष्ट्रीय औसत 32.10 से भी कम है। हमें यह याद रखना है कि NFHS के 4 में कितना था, तो 37.7% कुपोषित बच्चे, कितने वर्ष से कम, तो 5 वर्ष से। जो NFHS 5 में कितना हो गया, तो 31.30, आप इसे घटा लेंगे कितने प्रतिशत की कमी आई है इस पे। और जो जो देश का स्तर है कुपोषण का 32.10, उससे हम अब वर्तमान में कम हो चुके हैं। यह एक उपलब्धि है सुपोषण अभियान की। तो आप यह डाटा याद रखेंगे कि NHFS 4 के अनुसार बच्चों का कुपोषण कितना था, कुपोषण का प्रतिशत, तो 37.7%, और NHFS 5 के हिसाब से 31.30, जिसमें कमी आई है। और जो NFHS 5 का जो डाटा है 31.30, वह राष्ट्रीय औसत 32.10 से भी कम है। हमने यह न्यूज कवर किया था थोड़े दिन पहले ही हमारे मंत्रिपरिषद की बैठक में कि अब मूल निवासी की जो पात्रता है वह बदल गई है, कि मूल निवासी होने के लिए क्या परिभाषा है। उस परिभाषा को हमने मंत्रिपरिषद वाले वीडियो पे कवर किया है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक पर विशेष चर्चा नाम से एक वीडियो अपलोड की गई है। उसमें हमने परिभाषा पर पूरा विवरण दिया था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि पहली, चौथी और पांचवी पास अब राज्य से ही जरूरी है। तो आज हम इस न्यूज में एक और अपडेट है, और वह है 22 वर्षों में, अर्थात राज्य गठन के पश्चात कितनी बार परिभाषा बदली राज्य के निवासियों की, तो 22 वर्ष में 7 बार। तो 7 बार हम लोगों ने अलग अलग परिभाषाओं के तहत निवास प्रमाण पत्र दिए, जिसके हिसाब से हमने यह बताया कि कौन जो है राज्य के मूल निवासी होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्या क्या है। तो 7 बार सबसे पहले राज्य सरकार ने जून 2003 में, फिर अगस्त 2003 में, फिर 2007 में, फिर सितंबर 7 में, फिर मई 10 में, और 2021 को भी। और अब की बार जो संशोधन है उसको मिला के हो गया 7 बार। तो 7 बार हमने परिभाषा चेंज किया है इसकी मूल निवासी की, कि छत्तीसगढ़ में मूल निवासी किसे माना जाए। और इन सब में वर्तमान का जो था, वर्तमान में जो हमने डिस्कस किया, जिसमें पहली अर्थात फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये पास होना जरूरी है राज्य से, यह वर्तमान में ज्यादा सफल दिखाई पड़ता है। आपकी क्या विचार है, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। अगला जो न्यूज है हमारा, वह है माननीय मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों जो विधायक हैं, अर्थात विधानसभा सदस्यों से हैं। तो न्यूज क्या है हमारा, 3 साल में दूसरी दफा बढ़ेंगे माननीयों के वेतन भत्ते। यह माननीय शब्द हैं हमारे विधानसभा सदस्यों, क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद है नहीं, इसलिए विधानसभा लिखेंगे। विधानसभा के जो सदस्य है, अध्यक्ष हैं, उनके शब्द के लिए यूज किया गया माननीय। उनके जो वेतन है पुनः बढ़ाए जाएंगे दूसरी बार। पहली बार भी भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में ही बढ़ा था। तो इस भूपेश सरकार में दूसरी दफा मंत्री विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने जा रही है। तो देखते हैं क्या है कि विधायकों के वेतन भत्ते में करीब करीब 30 से 40 हजार तक बढ़ोतरी होगी। यह केवल अनुमान है, कितनी बढ़ोतरी होगी, 30 से 40 हजार। 28 अगस्त 2020 को स्पेशल सत्र में विधान फिर से बढ़ाया गया था। 2020 में बढ़ाया गया था एक बार, अब 2022 में फिर से बढ़ाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वर्तमान में इनको कितना मिलता है। तो इसमें विभिन्न रूप से दिए गए हैं अलग अलग डाटा, आप याद रखिए। तो इन्हें कुल 1,10,000 रुपए। तो विधायकों को कुल कितना पैसा मिलता है, जिसमें भत्ते, सैलरी, मेडिकल खर्च सभी शामिल है, उसमें 1,10,000 रुपए के आसपास। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, यह न्यूज़पेपर का है तो आप फैक्ट चेक कर लेंगे, लेकिन यह आसपास ही होगा। जो कुल 1,10,000 रुपया विधायकों को पूर्ण रूप से मिलते हैं, जिसमें वेतन, भत्ते, मेडिकल खर्चा, मोबाइल खर्चा अर्थात टेलीविजन, टेलीफोन, अन्य सभी खर्चे इसमें सम्मिलित हैं। अध्यक्ष को 32,000 रुपए वेतन, निर्वाचन भत्ता, ये सब मिला के
पैसे मिलते हैं, इसमें हम फिर से क्या करने जा रहे हैं, 30 से 40 हजार रुपए की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। बढ़ोतरी किस में होगा, तो भत्ते पे, क्योंकि भत्ते पे बढ़ोतरी करना आसान है, क्योंकि यह महंगाई के संबंध से रिलेटेड है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है भत्ते बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार याद रखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिदिन 1,000 रुपए की दर से उनको भत्ता मिलता है, अर्थात 30,000 रुपए तो भत्ता ही है। ऐसे करके कभी हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, परंतु आज याद रखिएगा कि दूसरी बार बढ़ाने जा रहे हैं, 30 से 40,000 तक की बढ़ोतरी की संभावना है। अब अगला जो हमारा न्यूज है, अगला जो न्यूज है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द बोलने पर सदन की कार्यवाही में नहीं ले सकते भाग। तो अपशब्द, आप सभी को पता है कि संसद में कुछ संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। क्या होते हैं, संसदीय विशेषाधिकार। विशेषाधिकार ये सभी सांसदों को मिले हुए हैं, अर्थात सभी संसद के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 पे है। आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसदों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसीलिए वो संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बिल फाड़ सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि चैनलों पे कभी बिल फाड़ते हुए, या जो प्रपत्र रहता है, मसौदा रहता है, उसको फेंक देना, वॉकआउट कर लेना, ये सभी संसदीय विशेषाधिकार हैं। ये प्रदान क्यों किए गए हैं, ये इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संसदीय विशेषाधिकार पे। यदि आप किसी बिल पर फेयर डिस्कशन नहीं करेंगे, बिल पर क्या नहीं करना है, फेयर डिस्कशन, तो फेयर डिस्कशन करने के लिए उसके नेगेटिव पक्षों को या पॉजिटिव पक्ष दोनों को जानने पड़ेंगे। और नेगेटिव पक्ष को जानने के लिए आपको फ्री होना पड़ेगा कहने के लिए। यदि आप किसी के दबाव में है तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे या उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जिन्हें अब बैन कर दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्हें फुल राइट देता है। इसलिए लोकसभा सचिवालय द्वारा, यहाँ पर देखिए नीचे, लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत लोकसभा सचिवालय ने एक बुक या डायरी निकाली जिसमें असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक लिया, और उसके तहत ऐसे शब्द या वाक्यों को तैयार किया जिसपे हम कह नहीं सकते, संसद में ऐसे शब्द बोल नहीं सकते। उसमें अभी मुख्य है जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल, चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू। ये ऐसे शब्द हैं जिनका अब हम संसद में उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम उपयोग करते हैं तो संसद की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। तो अंग्रेजी के भी कुछ शब्द बैन है, जैसे यहाँ पे दिया है, ब्रिटेन विद सू, ब्लड सेड, चीटेड, आप यह देख सकते हैं। तो इससे छत्तीसगढ़ का क्या संबंध है, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप विधानसभा पे नहीं कह सकते। विधानसभा में विधायकों को भी विशेषाधिकार है, यह आपको पता है। तो हमारे यहाँ जो है बॉब कट हेयर, गरियाना, अंट संट, उचक्के, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आदि शामिल है हमारे यहाँ और राजस्थान दोनों में। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कह नहीं सकते हम लोग विधानसभा में, तो यह बात याद रखिएगा कि संसदीय जो विशेषाधिकार है उसे लोकसभा सचिवालय आचरण के तहत प्रतिबंधित कर सकती है। आप संसद में कुछ भी नहीं बोल सकते या किसी के बारे में नहीं बोल सकते जो इस असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत संकलित किया गया है। हमारा अगला न्यूज जो है वह अति महत्वपूर्ण है, जो किससे संबंधित है, तो गोबर। आपको पता है गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020, अभी हमने ऊपर चर्चा किया गोबर के बाद अब सरकार खरीदेगी गौमूत्र। गौमूत्र खरीदने से क्या फायदा है, यह नीचे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अनुमानित क्या है इसका, कि 4 रुपए लीटर हो सकता है। गोबर कितना चल रहा है, तो 2 रुपए पर केजी पे गोबर खरीदा जा रहा है सरकार द्वारा। अब 4 रुपए लीटर पे हम क्या करेंगे, गौमूत्र खरीदेंगे, और हर पखवाड़े भुगतान, अर्थात हर हफ्ते, हर वीक पे भुगतान किया जाएगा। यह राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना का अगला चरण है। आप देखते रहिए इन न्यूज में क्या है कि गौमूत्र खरीदी की भी तैयारी कर ली है। 20 जुलाई से रायपुर जिले के 3 गोठान, कौन कौन से 3 गोठान है यह देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभनपुर, आरंग और रायपुर।
अभनपुर के गोठान में, आरंग के गोठान में और रायपुर में। 3 गोठान है। इससे गौपालकों को और आय की वृद्धि होगी और 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र का खरीदी किया जाएगा। अब खरीदी कर क्यों रहे हैं गौमूत्र का, ऐसा क्या फायदा है गौमूत्र से? आप सभी को पता होगा कि पतंजलि जो बाबा रामदेव जी चलाते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर पतंजलि के, वो भी गौमूत्र का सेल करते हैं। तो उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी एक गोमूत्र का फर्टिलाइजर के रूप में, गोमूत्र का क्या करेंगे, फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करेंगे। गोमूत्र से बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड तैयार करेंगे। बायो इंसेक्टिसाइड क्या होता है? जो खेत में दवाई खींचते हैं इंसेक्ट के लिए, अर्थात कीटनाशक जो दवाइयां हैं, उससे बायो इंसेक्टिसाइड बनाएंगे। गोमूत्र में क्या क्या होता है? यूरिया सहित अनेक मिनरल होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर के रूप में काम आ सकते हैं। जिसमें पोषक तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, और उससे क्या होता है? पोटास का अवशोषण बढ़ता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गौमूत्र है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मिनरल के लिए और खाद के लिए। इसे फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं, यह भी आ सकता है। तो इसमें बहुत सारे फायदे दिए हैं, पौधों की ऊंचाई, जड़ में अच्छी वृद्धि, मिट्टी में लाभकारी जीवाणु। आप यह जो पेज है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको देख के पूरा पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं अगले न्यूज की ओर। यह याद रखिएगा कि कितने रुपए लीटर में खरीदने वाली है? 4 रुपए लीटर में। कौन कौन से 3 हैं? तो अभनपुर, आरंग और रायपुर के गोठानों से, 3 गोठानों से प्रारंभ होगी। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज की ओर। तो अगले न्यूज में हमने पढ़ा था, पहले ही न्यूज करंट अफेयर में हमने कृष्ण कुंज के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो आप यदि हमारे पुराने करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि कृष्ण कुंज क्या होता है। कृष्ण कुंज का जो पैसा लगना है वो डीएमएफ और मनरेगा, वो सीएसआर, सबसे पहले सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात जो विभिन्न कॉर्पोरेट हैं, अर्थात जो निगम हैं, कॉर्पोरेट का अर्थ निगम होता है, परंतु ये नगर निगम, नगर पालिका वाला निगम नहीं है, यह औद्योगिक वाले निगम है। तो जो निगम है वह समाज के विकास के लिए, अर्थात समाज के प्रति उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी के तहत एक वित्त देते हैं, अर्थात फिनांस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सीएसआर कहते हैं। तो इस सीएसआर के तहत कृष्ण कुंज, मनरेगा के तहत और डीएमएफ के तहत यह सवाल आ सकता है कि कृष्ण कुंज का जो मद है वह कौन कौन सा है? तो डीएमएफ, मनरेगा और सीएसआर। तो देखते हैं न्यूज में क्या है। कृष्ण कुंज होता क्या है, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। स्थानीय संस्कृति को दिखेगी झलक, अलग पहचान दिलाने गेट, बाउंड्री वॉल और विशेष डिजाइन, ये ऐड किया गया है, इसकी चर्चा पहले नहीं थी। तो वृक्षारोपण को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की कवायद है कृष्ण कुंज। एक लाइन पे अगर बताया जाए तो क्या है? वृक्षारोपण को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की कवायद है। कृष्ण कुंज के माध्यम से वृक्षारोपण को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की भी कवायद चल रही है, और कृष्ण कुंज कम से कम 1 एकड़ की सरकारी भूमि पर बनाया जाएगा। याद रखिएगा, कितने एकड़ की? 1 एकड़ की सरकारी भूमि पर बनाया जाएगा। अब मद बता दिया आप लोगों को कि कौन से मद से खर्च किया जाएगा, क्या है? तो सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने की कवायद है, किससे? तो वृक्षारोपण से। इसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष, जैसे वड वृक्ष है, पीपल है, और भी जो वृक्ष होते हैं जो सांस्कृतिक रूप में महत्व रखते हैं, उनका जो है रोपण किया जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज की ओर। अगला जो हमारा न्यूज है वह है मछुआरों को उत्पादकता बोनस। मछुआरों को उत्पादकता बोनस मिलेगा, अर्थात मछुआरे जितना उत्पादन करेंगे उसके हिसाब से उनको बोनस दिया जाएगा। इसकी चर्चा हम मंत्री परिषद की बैठक, जो मंत्री परिषद की बैठक है 14 जुलाई का, 14 जुलाई की मंत्री परिषद की बैठक पे इस पे हम चर्चा करेंगे कि इनका क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको क्या दिया जाएगा। गंबूसिया मछली जो मच्छरों को खाती है, याद रखिएगा, गंबूसिया मछली क्या करती है? मच्छरों को खाती है। इससे क्या होता है? मलेरिया का प्रकोप कम होता है। तो गंबूसिया मछली के हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा, और 50% राशि की 25% हिस्सा मत्स्य खेत करने वाले मछुआरों को बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो इसकी विस्तृत चर्चा हमने 14 जुलाई के मंत्रिपरिषद की बैठक पे करेंगे, तो हम इस न्यूज को वहां पे कवर करेंगे। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला जो हमारा न्यूज एनालिसिस में है वो है रिएक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता का भूकंप। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, इस भूकंप को किस पे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल पे।
इस मापी का यंत्र का नाम क्या है? तो सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, नाम क्या है उस यंत्र का जिससे भूकंप मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। भूकंप के लिए सुरक्षित छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में सोनहट। सोनहट कहाँ है? कोरिया जिले पे। कोरिया जिले का मुख्यालय क्या है? बैकुंठपुर। आसपास लगे झटके, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में भी अब भूकंप का प्रकोप देखने को मिला। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कोई भूकंप का प्रकोप दिखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेट विवर्तनिक थ्योरी बहुत कम काम करती है। अर्थात हमारा जो प्लेट है गोंडवाना प्लेट, वह स्थिर प्लेट है, इसलिए हमारे यहाँ भूकंप कम लगते हैं। परंतु आप सभी ने देखा है कि खनिज अत्यधिक खुदाई हो रही है, उनका अत्यधिक वनों की कटाई, इन सब के कारण अब हम भी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आने लगे हैं। तो देखते हैं क्या था न्यूज में। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर तथा सोनहट ब्लॉक में सोमवार को सुबह 8 बजे 4.3 रिक्टर स्केल की भूकंप को महसूस किया गया। यह इसका लोकेशन क्या था? तो बैकुंठपुर से पश्चिम उत्तर दिशा में 16 किलोमीटर दूर सोनहट का दमोह गांव। इससे हुआ क्या है, यह भी न्यूज देखा गया कि जो भूकंप आया था उससे जल स्तर गिर गया। जल स्तर कितना हो गया? नीचे गिर गया। भूकंप से क्या दिक्कत हुई? जल स्तर नीचे गिर गया। लोगों ने महसूस किया, लोगों को समझ नहीं आएगा क्या हुआ, तो झटके लगे। यह सब आपको पता है कि भूकंप आने से क्या क्या होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यह आंकड़ा। आंकड़ों से समझे तीव्रता। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कितना आया था? 4.3। हमारे यहाँ आया था 4.3 रिक्टर स्केल का भूकंप। तो 4.3 अगर हम यहाँ लें तो ये वाला, तो 4 से 4.9 के बीच है 4.3। तो इसमें कांच का सामान टूट जाता है। जो पॉइंट ये दिख रहा है, जो 0.19, इसमें सिर्फ सिस्मोग्राफ पे दिखता है। 2 में सिर्फ हल्के झटके लगते हैं। 3 से 3.9 पे हल्के झटके लगते हैं। फिर 4 में क्या होता है? कांच का सामान टूट जाता है। 5 में मकान में दरार आ सकती है। 6 में क्या होता है? कच्चे घर तो गिर ही जाते हैं। 7 में क्या होता है? इमारत और मकान ढह जाते हैं। और 8वें में क्या होता है? जो बड़ी निर्माण कर कुछ हो रहा है, बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, सुनामी आ जाती है, सारे धस जाते हैं। और 9 में तो फिर भयंकर तबाही है। तो हमारे यहाँ का जो था वो मॉडरेट लेवल का था, बीच का मान सकते हैं, क्योंकि 9 है तो 4.3 को मध्य मान लेते हैं। तो मध्य लेवल का भूकंप महसूस किया गया कोरिया जिले पे, जिसमें कांच के सामान को टूटने जितना भूकंप महसूस किया गया। यह भी देख लेते हैं, एक रिसेंट डाटा है कि 5 साल में कितने झटके लगे हैं छत्तीसगढ़ में? तो 4, वो भी केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में। इसका कारण है उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो प्लेट है, उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो प्लेट है वह विवर्तन के कारण, आप पढ़ेंगे जीपीएससी मेंस में कि हिमालय में प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, वेगनर का सिद्धांत, इन सभी से पता चलेगा आपको कि विवर्तन के कारण ही भूकंप आता है। तो अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। आप देख सकते हैं रायपुर की पहल है। सबसे पहले तो याद रखिए कि रायपुर जिले की पहल है लेट्स प्लांट अ ट्री टुडे। यह कब का है? 18 जुलाई की बात कर रहे हैं हम, सोमवार को। हर घर हरियाली। हर घर हरियाली 18 जुलाई को क्या होगा? तो 18 जुलाई का सावन सोमवार का पहला सोमवार रहेगा। सावन सोमवार का पहला सोमवार है 18 जुलाई को। तो हर घर हरियाली नामक एक योजना तो नहीं कह सकते इसे, हर घर हरियाली नामक एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हर घर हरियाली नामक क्या कहेंगे? प्रोग्राम चलाया जा रहा है रायपुर जो नगर निगम है उसके द्वारा, या रायपुर जिले, और रायपुर नगर निगम और रायपुर जिले दोनों मिलकर। इसमें क्या हो रहा है कि जो सावन का पहला सोमवार है 18 जुलाई को, इसमें क्या कर रहे हैं? हम अपने घर पे एक पौधा लगाएं। अर्थात एक सावन के दिन, सावन सोमवार के दिन अपने घर में क्या लगाना है? एक पौधा लगाना है। सावन की शुरुआत पौधारोपण के साथ, यह स्लोगन भी दिया गया है कि सावन की शुरुआत किसके साथ? तो पौधारोपण के साथ। पौधे निःशुल्क प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी पंचायत या नगरीय निकाय से संपर्क कर सकते हैं। यह है हैशटैग हर घर हरियाली, ट्विटर पे भी आया हुआ था। तो आप याद रखेंगे हर घर हरियाली, हर घर हरियाली रायपुर जिले का एक प्रोग्राम है। इसके तहत क्या करेंगे? सोमवार को अपने घर में एक पौधा लगाएंगे। कौन सा सोमवार? तो पहला सोमवार के तहत आप निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं नजदीकी पंचायत से और नगरीय निकाय से। अगला जो न्यूज है यह हमने
विशेष रूप से कवर किया है एक करंट अफेयर पे। यदि आप हमारा करंट अफेयर नहीं देख रहे तो आप हमारा करंट अफेयर देखिए। सियान जतन क्लिनिक, हमने गौरेला पेंड्रा मरवाही का जब जिला पढ़ा था करंट अफेयर पे तब देखा था सियान जतन क्लिनिक। सियान जतन क्लिनिक कब लगता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को। इसमें क्या करते हैं? बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को है बुजुर्गों का ख्याल। यही बता रहे हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं उनको फ्री में सियान जतन क्लिनिक के तहत चिकित्सा उपचार प्रदान कराया जाता है। तो यह महासमुंद जिले में लगाया गया था। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए हर महीने के पहले गुरुवार को, कब? यह याद रखिएगा, सियान जतन क्लिनिक कब लगता है? हर महीने के पहले गुरुवार को सियान जतन क्लिनिक का आयोजन किया जाता है। प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 60 साल से अधिक, सियान किसको कहेंगे? जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, उनको निःशुल्क इलाज मिलता है। तो ये है हमारा सियान जतन क्लिनिक योजना। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, करंट अफेयर के बीच में ही पढ़ा था हमने सियान जतन क्लिनिक, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। हमारा अगला जो न्यूज है वह है गोधन न्याय योजना से। आप सभी को पता है गोधन न्याय योजना हम रोज पढ़ते हैं करंट अफेयर पे। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन गोधन न्याय योजना करंट अफेयर पे ना हो। हर रोज कोई नए नए आयाम, नए नए नवाचार, नई प्रोग्राम, नई स्कीमें गोधन न्याय योजना से संबंधित लॉन्च होती है। आज ही हमने देखा गोबर के साथ साथ अब गौमूत्र की भी खरीदी की जा रही है। तो पकड़ी रफ्तार अर्थव्यवस्था ने, अर्थात गोधन न्याय योजना अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सेटल होने जा रहा है, अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यह रफ्तार दे रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का यह जो फोटो के साथ दिख रहा है, 150.7 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। किसको? गोबर विक्रेताओं को। लगभग की बात हो रही है, यह डाटा चेंज होते रहते हैं। 143 करोड़ रुपए गौठान समितियों को जारी कर दिया गया है। 3000 से अधिक गौठान स्वावलंबी गांव बने, जिसमें सबसे ज्यादा 299 कहाँ बने? तो राजनांदगांव पे। आप याद रखिए, यह भी हमने करंट अफेयर पे पढ़ा है। और 82,725 से अधिक महिलाओं को गौठान में क्या मिला? रोजगार मिल रहा है। कितनी महिलाएं? लगभग 82,000। 3,000 से अधिक गौठान स्वावलंबी बन गए, अर्थात इनको वित्त पोषण की आवश्यकता नहीं है। वित्त सरकार द्वारा अब नहीं पोषित किया जा रहा है, यह स्वयं में संचालन के लिए सक्षम हो चुके हैं। अगला जो न्यूज है हमारा, मिर्ची की खेती बनी स्वावलंबन का जरिया। मिर्ची की खेती से संबंधित है कौन सी जनजाति? पहाड़ी कोरवा जनजाति। यह विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती है? तो आंसर होगा 7, जिसमें से 5 होगा केंद्र का और 2 होगा राज्य का। इसमें पहला है अबुझ माड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर, तीसरा है पहाड़ी कोरवा और तीसरा है, जो पांचवा है, कमार। पहला अबुझ माड़िया, दूसरा बैगा, तीसरा बिरहोर, चौथा पहाड़ी कोरवा और पांचवा है कमार। उसी में एक पिछड़ी जनजाति है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा की जनजाति कहाँ निवास करती? तो बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा जिले पे। जो सरगुजा जिला था पुराना वाला 2012 के पहले, उन सभी जिलों पे पहाड़ी कोरवा जनजाति पाई जाती है। आज का बलरामपुर, सूरजपुर, इस पे पहाड़ी कोरवा जनजाति निवास करती है। इन लोग क्या कर रहे हैं? गौठान से जुड़कर, यह भी देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह किससे जुड़कर मिर्ची की खेती कर रही है? तो गौठान से जुड़कर। और अब तक 14,000 रुपए का शुद्ध लाभ कमा चुकी है ये। भविष्य में सरसों, रागी व अन्य साग सब्जियों की खेती कर अतिरिक्त आय प्राप्त करने की योजना है। तो मिर्ची की खेती कहाँ हो रही है? मिर्ची खेती बलरामपुर में। इसके तहत गौठान के तहत, गौठानों से जुड़कर कर रहे हैं ये। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पहाड़ी कोरवा जनजाति। यह कैसी जनजाति? तो विशेष पिछड़ी जनजाति है। हमारा जो अगला न्यूज है यह है सेफ थर्सडे से। इसका हेडिंग एक्चुअली डल नहीं पाया, इसलिए सॉरी रहेगा आप सबको। सेफ थर्सडे, आप सभी को पता है कि अब स्कूल क्या हो चुके हैं? खुल चुके हैं। पहले कोविड-19 में सभी बंद हुआ करते थे। कोविड-19 के कारण स्कूल, संस्थान, आप सब ने भी लॉकडाउन फेस किया है। स्कूल वाले बच्चों ने भी लॉकडाउन फेस किया है, जिससे शिक्षा के स्तर पे बहुत कमी आई है। तो अब स्कूल को पूरी तरह खोल दिया गया है। तो अब स्कूल को पूरी तरह खोला गया है तो स्कूल में कोविड-19 ना फैल जाए, उसकी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी की तर्ज पर एक कार्यक्रम है सुरक्षित गुरुवार या सेफ थर्सडे। वो क्या रहा है? सेफ थर्सडे को जो स्कूल के बच्चे हैं वो उपयुक्त मानक, अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जो एसओपी है, एसओपी जो जारी किया जाता है, नियम, जिसके तहत
क्या कर रहे हैं, बच्चे को हाथ धुलाने के लिए या सफाई बरतने के लिए सुरक्षित गुरुवार योजना अर्थात सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम चालू किया गया है स्कूलों पे कि सेफ कैसे रहें। तो मास्क का उपयोग करें, नियमित रूप से साबुन और साबुन से हाथ धोएं, शारीरिक दूरी बनाए रखें। यह दिख रहा है शारीरिक दूरी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क का उपयोग करना है। गुरुवार को क्या कर रहे हैं, 18 मॉड्यूल हैं जिसपे गुरुवार को क्या क्या करना है कोविड से बचाव के लिए, इसके लिए शिक्षा दिया जा रहा है अर्थात मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि स्कूल में क्या क्या होना चाहिए जिससे कोविड ना फैले, और बच्चों को सिखाया जा रहा है कि हाथ धोना है, मास्क का उपयोग करना है। तो यह एक कार्यक्रम है जिसका नाम रखा गया है सेफ थर्सडे। याद रखिएगा, ऐसे वाले जो टर्म होते हैं उस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि सेफ थर्सडे क्या है, किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए, कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों में चलाया गया एक कार्यक्रम है। अगला जो न्यूज है हमारा है वनोपज संग्रहण से। आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले मैंने ही पढ़ाया है कि लघु वनोपज में छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे है। लघु वनोपज पे छत्तीसगढ़ कैसे पे है, अव्वल नंबर पे। किस पे, संग्रहण पे। इसी पे आर्थिक मजबूती का कुछ डाटा दिया गया है जिसमें जसपुर जिले में 58,210 तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब तक कितने मिल चुके हैं, लगभग 40 करोड़ रुपए। तो आइए देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें यह स्थिति है कि राज्य सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहक दर कितने से कितना कर दिया गया। यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कितने से कितना कर दिया गया, 2500 से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा। और एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ता होते हैं, तो 50,000 तेंदुपत्ते। 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता का है। प्रति मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं, तो 50,000 तेंदुपत्ता। जिससे क्या हो रहा है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह याद रखना है कि 2500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4,000 रुपया। हमारा जो अगला न्यूज है वह रायपुर से है। तो रायपुर में क्या हुआ, तो शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से, यह याद रखिएगा, शतरंज का ग्रैंड मास्टर अर्थात प्रवीण थिप्से। प्रवीण किससे संबंधित है, तो शतरंज से। रायपुर लेकर आएंगे चेस ओलंपियाड टार्च। याद रखिए कि ये चेस ओलंपियाड टार्च पूरे भारत पे घुमाया जा रहा है। तो भारत पे घुमाने के बाद छत्तीसगढ़ की बारी आ रही है, जो मध्य प्रदेश से आएगा। तो मध्य प्रदेश में हो चुका है, यह चेन्नई जाना है। इस ओलंपियाड टार्च को कहाँ जाना है, तो चेन्नई जाना है। तो उसके लिए पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपेंगे। तो ये जो ओलंपियाड टार्च है इसे कौन लेके आ रहा है, तो ग्रैंड मास्टर प्रवीण। याद रखिएगा कब लाएंगे, तो 16 जुलाई को, अर्थात कल 16 जुलाई को। तो राजधानी रायपुर में चेस ओलंपियाड टार्च लेकर आएंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को चेस ओलंपियाड टार्च को सौंप देंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में प्रथम बार आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड, यह याद रखिएगा, 44वां शतरंज ओलंपियाड हमारे देश में पहले बार आयोजित हो रहे हैं। तो इसका जो रिले का आयोजन है वह 29 जून से 28 जुलाई, कब से कब तक, 29 जून से 28 जुलाई तक। 29 जून से 28 जुलाई तक क्या था, ओलंपियाड रिले चल रहा है। रिले का अर्थ होता है एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ाना, रिले। आप लोगों ने रिले रेस सुना होगा, उसी पे है। तो ओलंपियाड का रिले। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। यहाँ पे है कि टार्च रिले जो है देश के 75 प्रमुख शहरों से गुजरते हुए 28 जुलाई को चेन्नई होते हुए महाबलीपुरम पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी, चेन्नई होते हुए महाबलीपुरम पहुंचेगी। तो हमारे यहाँ कब आ रहा है, यह याद रखना है आपको, 16 जुलाई को। कब से चल रहा है, 19 से 28 जुलाई तक। अंत में कहाँ जाना है, महाबलीपुरम। कितने प्रमुख स्थान है इसमें, तो 75। आइए चलते हैं अब अगले न्यूज़ की ओर। हमारा अगला न्यूज़ है, अभी हमने न्यूज़पेपर पे देखा कि गिरौदपुरी से संबंधित था। तो गिरौदपुरी सोनाखान को टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप करने के योजना चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो कलेक्टर द्वारा। आप यह दोनों स्थान कौन से जिले पे हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो दोनों जिले हैं कहाँ, बलौदा बाजार पे। ये जो
गिरौदपुरी और सोना खान दोनों हैं, ये बलौदाबाजार जिले पे है। कलेक्टर ने जन्मस्थली, किसकी जन्मस्थली? तो बाबा गुरु घासीदास की। गिरौदपुरी के बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि गिरौदपुरी किसकी जन्मस्थली? तो गुरु घासीदास बाबा की। मुख्य मंदिर और छाता पहाड़ हुआ था जहाँ पे उन्होंने तपस्या किया और ज्ञान की प्राप्ति की। इनका निरीक्षण किया और इससे मुख्य पर्यटन, जिले में मुख्य पर्यटन गिरौदपुरी और सोना खान का निरीक्षण कर उसे पर्यटन के रूप में डेवलप करने का आदेश दिया है। अब भी हम लोगों ने पढ़ा कि आईआरसीटीसी द्वारा गिरौदपुरी को क्या लिया गया है? टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है। अर्थात अब आईआरसीटीसी से आप क्या बुक कर सकते हैं? गिरौदपुरी का टूरिज्म बुक कर सकते हैं। इसी कड़ी पे गिरौदपुरी और सोना खान को टूरिज्म सर्किट बनाने के लिए किसने कहा? तो कलेक्टर साहब ने कहा, बलौदाबाजार का। देखते हैं गिरौदपुरी में क्या क्या है। उन्होंने सर्वप्रथम पूज्य गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली, बाबा घासीदास की जन्मस्थली गया, आशीर्वाद लिया। समाज प्रमुख इस बात की उन्होंने। मुख्य मंदिर चरण कुंड है, अमृत कुंड है, जैत खाम है, छाता पहाड़ है, पंचकुंड है। यह याद रखिएगा, अमृत कुंड, जैत खाम, छाता पहाड़, पंचकुंड, यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सभी स्थलों का जायजा लिया उन्होंने। और उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में बनाए गए संग्रहालय, शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में एक संग्रहालय भी बनाया गया है। कहाँ? तो गिरौदपुरी में। उसका भी अवलोकन किया। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि कहाँ है, क्वेश्चन क्या आएगा? कहाँ है? तो बलौदाबाजार जिले में है। शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय गिरौदपुरी में है। गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली कौन सा है? तो गिरौदपुरी है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। हमारा जो अगला न्यूज़ है वह रायपुर से है, जिसमें मुख्यमंत्री से मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने की मुलाकात। हमें केवल इनका नाम जानना है कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण क्या है। यह आदिवासियों के विकास के लिए बनाया गया है। एक उत्तर के लिए उत्तर, मध्य और दक्षिण, 3 आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। उत्तर क्षेत्र के लिए उत्तर विकास प्राधिकरण, जिसका हेडक्वार्टर सरगुजा है, मध्य का बिलासपुर है और दक्षिण का जगदलपुर है। तो आइए देखते हैं इनके अध्यक्ष का नाम क्या है। तो इनके अध्यक्ष का नाम है राठिया जी। अध्यक्ष का नाम क्या है? श्री लाल जी राठिया। याद रखिएगा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो श्री लाल जी राठिया। बस इस न्यूज़ से हमें इतना ही याद रखना है। और 3 आदिवासी विकास प्राधिकरण है, मध्य क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। हमारा अगला जो न्यूज़ है वह है राज्यपाल सुश्री उइके को छत्तीसगढ़ की फिल्म पत्रिका मिसाल। यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ की फिल्म पत्रिका का नाम क्या है? मिसाल। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मिसाल पत्रिका लगी है, जिसके ऊपर में भूलन द मेज मूवी का टाइटल लगा हुआ है। ये मिसाल ये सारी पत्रिका है कि कैसी पत्रिका है? छत्तीसगढ़ी फिल्म पत्रिका। तो फिल्म पत्रिका का नाम याद रखना है मिसाल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि मिसाल क्या है? तो एक छत्तीसगढ़ी फिल्म पत्रिका या छत्तीसगढ़ी फिल्म पत्रिका का नाम क्या है? तो मिसाल। आइए देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल कि है क्या ये। तो छत्तीसगढ़ के फिल्म उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों ने की भेंट। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी मैडम जो हैं, उनके छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के व्यक्तियों ने क्या भेंट किया है? तो उन्हें मिसाल पत्रिका भेंट की। इसमें सतीश जैन, मनोज वर्मा, अनिरुद्ध दुबे, संतोष जैन एवं डॉक्टर अजय सहाय भी थे। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी फिल्म अभी जो बहुत फेमस है, भूलन द मेज, ये कई एग्जामों में आ चुका है अभी तक। भूलन द मेज मूवी क्यों आ चुका है? कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो क्षेत्रीय फिल्म में सबसे बेस्ट अवार्ड है। क्षेत्रीय फिल्म में नंबर 1 पिक्चर कौन सा? भूलन द मेज। तो भूलन द मेज मूवी जो था, उसके बारे में जानकारी देने के लिए सुश्री उइके जी को और अपनी मिसाल पत्रिका, जो कैसी पत्रिका है? तो छत्तीसगढ़ की फिल्म पत्रिका है, उसे भेंट किया गया। और मैडम जी ने भी कहा कि सुश्री उइके ने कहा भूलन द मेज फिल्म देखना है मुझे, अर्थात उनकी इच्छा है कि वो भी भूलन द मेज पिक्चर देखें। और ऐसे मूवी को आप सभी को देखना चाहिए, भूलन द मेज, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति गौरवान्वित होती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के ऊपर बनी पिक्चर है भूलन द मेज। तो आप जरूर देखें, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये जो पत्रिका है
एक और न्यूज़ देख लेते हैं। यह जो पत्रिका है ये अनिरुद्ध दुबे जी द्वारा लिखी जाती है। इनके संपादक कौन है? अनिरुद्ध दुबे जी। अनिरुद्ध दुबे जी ने 10 साल और आगे भी 10 साल तक वो क्या कर रहे हैं? 10 साल से इस छत्तीसगढ़ी फिल्म पत्रिका मिसाल का संपादन कर रहे हैं। तो ये संपादक भी याद रखिएगा कि संपादन कौन कर रहे हैं इसका, तो अनिरुद्ध दुबे जी। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। हमारा अगला जो न्यूज़ है, हमारा अगला न्यूज़ है फिर से स्पेशल ट्राइब से। हमने एक स्पेशल ट्राइब्स का भी पहाड़ी गोरवा पढ़ा जो मिर्ची की खेती कर रहे थे। दूसरा है हमारा न्यूज़ बैगा जनजाति से। तो बैगा आदिवासियों के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए खोला जाएगा आवासीय अकादमी। इसने बोला है, तो मुंगेली के कलेक्टर साहब ने कहा, क्या कहा है? तो बैगा जनजातियों के लिए क्या खोला जाएगा? तो तीरंदाजी एकेडमी। आइए देखते हैं नीचे क्या दिया है इनके बारे में डिटेल। तो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले यह देख लेते हैं क्यों खोला जा रहा है। अगर पूछा जाए तो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए नृत्य गायन से संबंधित पोशाक और वाद्य यंत्र वितरण किया जाएगा। नृत्य गायन से संबंधित पोशाक और वाद्य यंत्र का वितरण किया जाएगा। और ग्राम झीरिया में, झीरिया आप सभी को पता है, अगर छत्तीसगढ़ का मैप बनाए हम लोग, माफी चाहता हूँ कि मैप अच्छे से तो नहीं बन पाया, फिर भी ये जो मैकल क्षेत्र है, इस मैकल क्षेत्र पे बैगा जनजाति निवास करते, ऊपर कोरिया से लेके नीचे मोहला मानपुर तहसील तक। तो इस क्षेत्र में बैगा जनजाति की अधिकता है। तो उनके लिए क्या बना रहे हैं? अकादमी बना रहे हैं जहाँ पे तीरंदाजी सिखाया जाएगा। और वो कैसा अकादमी है? तो आवासीय अकादमी खोला जाएगा। तो याद रखिएगा, तीरंदाजी के गुण सिखाने के लिए। जिला याद रखिएगा, मुंगेली जिला है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। यदि हमारा यह करंट अफेयर एनालिसिस का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।